एक गांव में दो भाई रहते थे, रामदीन और रामलाल। रामदीन बहुत अमीर था, लेकिन रामलाल बहुत गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह अन्न उपजाता और अपने परिवार का पेट भरता था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसकी एक बेटी थी, रश्मि। रामलाल की पत्नी भी अपने पति के साथ खेत में काम करने जाती थी। वहीं रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी, प्रीति। रामदीन की पत्नी बहुत खर्चीली और ऐशो आराम की आदी थी और उसकी बेटी प्रीति को भी अपनी माँ के तरह महंगे गहने और कपड़े खरीदने का शौक था। प्रीति जब भी कोई नई फ्रॉक खरीद कर लाती, रश्मि को दिखाती और उसे चिढ़ाती। रश्मि के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए उसके पास कोई नए कपड़े नहीं थे। वह प्रीति के कपड़े देखकर काफ़ी उदास हो जाती थी। एक बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। प्रीति मेला जाने के लिए अपने लिए एक नए फ्रॉक और नए जूते खरीद कर ले आई। जब रश्मि उसके घर आई, तब प्रीति ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, देख रश्मि, आज मैंने अपने लिए शॉपिंग की है। ये फ्रॉक और ये जूते मैंने मेला जाने के लिए खरीदी है। अरे वाह प्रीति, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे जूते भी बहुत सुंदर हैं। मेरी फ्रॉक सुंदर क्यों नहीं होगी? मेरे पापा इतने अमीर जो है, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे पापा मुझे दिलाते हैं। वैसे तू क्या पहन कर जाएगी रश्मि? तेरे पास तो कोई नए कपड़े ही नहीं हैं और तेरे पैर में चप्पल तक नहीं है। और इतना कहकर वह हंसने लगती है। कोई बात नहीं प्रीति, मेरे माता पिता बहुत गरीब है, इसलिए वो मुझे नए फ्रॉक नहीं दिला सकते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसे होंगे तब वो मुझे नए कपड़े जरूर दिलाएंगे। तभी वहाँ प्रीति की माँ आ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों, तेरे पिता को कोई जादुई खजाना मिल जाएगा क्या कि वो तुझे नए फ्रॉक खरीद देंगे? गरीब कहीं की। और दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। ये देखकर रश्मि काफी उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे समझाती है, कोई बात नहीं रश्मि, जब तेरे पिता के पास पैसे होंगे तब तुझे वो ज़रूर नए कपड़े खरीद देंगे और फिर तुझे भी वो मेला ले जाएंगे। माँ की बात सुनकर रश्मि खुश हो जाती है और खेलने चली जाती है। समय बीतता गया और रश्मि और प्रीति दोनों बड़ी हो गई। एक दिन प्रीति की माँ रामलाल के घर अपनी बेटी के शादी का न्योता देने आई। अरे ओ गरीब कमला, मेरी बेटी की शादी है तो तुम लोगों को मैंने खाने के लिए न्योता दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि प्रीति बेटी की शादी हो रही है। हम लोग जरूर आएंगे। आप बैठिए ना रेखा बहन। तुम्हारे घर में बैठने के लिए है ही क्या? वैसे तुम अपनी गंवार बेटी की शादी कब कर रही हो? रेखा बहन, हम पैसे जोड़ रहे हैं। रश्मि की शादी के लिए जब पैसे जमा हो जाएंगे तो लड़का देखना शुरू करेंगे। हाँ, वैसे भी तुम तो अपने जैसे गरीब से ही अपनी बेटी की शादी करोगी। मुझे देखो, मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है। खैर, तुम लोगों की इतनी हैसियत कहाँ है, मैं अभी चलती हूँ। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रश्मि अपनी माँ से कहती है, माँ, ऐसा लग रहा है जैसे चाची न्योता देने नहीं, आपको नीचा दिखाने आई थी। आप चुपचाप सुनती रही और आपने कुछ क्यों नहीं बोला? बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? खैर छोड़ो, भगवान सब देख रहे हैं, उन्हें हम लोगों पर कभी न कभी दया जरूर आएगी। रश्मि को प्रीति की शादी में जाने का मन नहीं होता है,
क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ भी उसका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन वह अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसके पास जो कपड़े थे वही पहनकर दोनों माँ बेटी प्रीति के घर चली जाती है। रश्मि और कमला को देखकर प्रीति मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी, आपने किस गरीब को मेरी शादी में बुला लिया? इनके कपड़े तो देखो, भिखारियों के जैसे पहने हैं। क्या सोचेंगे मेहमान? अरे हाँ कमला, ये तुम दोनों माँ बेटी कैसे कपड़े पहनकर आई हो मेरी बेटी की शादी में? ये सुनकर कमला अपनी बेटी के साथ अपने घर चली जाती है। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने चले जाता है और काम करने लगता है। बुआई का समय आ चुका था। रामलाल अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। तभी उसे खेत में गड्ढा खोदते समय जमीन से एक पोटली मिली जिसमें कुछ बीज थे। अरे कमला, ये देखो, ये क्या है इस पोटली में? मुझे लगता है इस पोटली में कोई बीज है। अब हमारे खेत में तो जगह नहीं बची है। मैं इसे घर ले जाकर अपने आंगन में लगा दूंगी। और फिर रामलाल और कमला वो पोटली लेकर घर आ गए और अपने आंगन में लगा दिया। अगले दिन रश्मि जब अपने आंगन में गई तो देखा कि उसके आंगन में एक पेड़ निकल आया था जिस पर लाल लाल अनार के फल लटके हुए थे। माँ, पिताजी, जल्दी आइए, ये देखिए हमारे आंगन में अनार का पेड़ निकल आया है। रश्मि की आवाज़ सुनकर रामलाल और कमला दौड़े दौड़े आते हैं और अपने आंगन में एक अनार का पेड़ देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। ये क्या? ये तो अनार का पेड़ है। कमला, कल हमने जो बीज बोए थे, लगता है वो जादुई बीज थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी गरीबी ऊपर वाले से देखी नहीं गई और उन्होंने हमारी गरीबी दूर करने के लिए ये जादुई बीज दिए होंगे। माँ, अगर पिताजी इन अनार के पेड़ से अनार तोड़कर बाजार में बेच दिया करेंगे तो उससे हमें काफ़ी आमदनी होगी। हाँ बेटा, अब हम इस अनार को बाजार में बेचकर अपना घर अच्छे से चला पाएंगे। अब रामलाल उस अनार के पेड़ से अनार बाजार में बेचने लगा और कुछ ही दिनों में उस जादुई अनार ने उसकी गरीबी दूर कर दी। और अब रश्मि और कमला भी अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनने लगे और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे। लेकिन रेखा को रामलाल के घर की उन्नति देखी नहीं जा रही थी। एक दिन रश्मि जब उसके घर आई तो रेखा ने उससे पूछा, अरे रश्मि, तुम दोनों माँ बेटी आजकल बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो। आखिर तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई खजाना मिल गया है क्या? रश्मि बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसने सारी बातें रेखा को बता दी। रेखा ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये बात है। अब मैं उसके घर से वो जादुई अनार का पेड़ चुराकर अपने आंगन में लगा लूंगी और मैं और भी अमीर हो जाऊंगी और ये लोग और भी गरीब हो जाएंगे। कुछ देर बाद रश्मि वहाँ से चली गई। फिर क्या था, एक दिन जब रामलाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ कहीं बाहर गए थे तो वह चुपके से उसके आंगन में चली गई और पेड़ को उखाड़ने लगी। लेकिन वह पेड़ टस से मस नहीं हुआ और वह पेड़ काफ़ी बड़ा बन गया और उस पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख औरत, तुम बहुत लालची औरत हो। तुम मुझे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती हो क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई अनार का पेड़ हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो तुम बहुत गरीब हो जाओगी।
तुम्हारा सारा धन दौलत गायब हो जाएगा। पेड़ की बात सुनकर रेखा बहुत डर गई और वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझ में लालच आ गई थी, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं अब कभी रामलाल के परिवार का मजाक नहीं बनाऊंगी और नहीं ये पेड़ कहीं ले जाऊंगी। मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। रेखा भागते भागते अपने घर चली गई और रेखा अब रामलाल की उन्नति से भी नहीं जलती थी और रश्मि और कमला का भी मजाक नहीं बनाती थी और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।